आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं फिर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। ये 2 से 3 दिन के अंदर अपीयर हो जाता है। जब भी बच्चा का जन्म होता है उसके 2 से 3 दिन के अंदर अपीयर हो जाएगा, क्योंकि उसी कंडीशन में इमेच्योरिटी होता है लीवर का और इंटेस्टाइन का। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होता है वो येलोइश ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड यूरिन होता है। आप तीनों जगह येलोनेस आप देख सकते हैं बच्चे के शरीर पे। आइए दोस्तों इसका डेफिनेशन देखते हैं। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड यूरिन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज ड्यू टू ओवरलोड ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड। बच्चे का जो लीवर होता है वो लीवर इमेच्योर होता है उसके प्रीटर्म जन्म लेने की वजह से, और उसका इंटेस्टाइन होता है वो भी इमेच्योर होता है। तो लीवर इमेच्योर होने की वजह से उसके पास एंजाइम एनफ नहीं होते हैं बिलिवर्डिन को मेटाबोलाइज करने का, और इंटेस्टाइन में इमेच्योरिटी होने की वजह से मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट नहीं होने की वजह से वो एलिमिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। ब्लड में पहले डिपॉजिट होगा, उसके बाद वो ब्लड से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाद में चल के बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर देता है। दोस्तों इसकी कॉज देखिए, जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो एडल्ट के मुकाबले कम होता है बच्चों में, जो कि 80 से 90 दिन का होता है। और उनके प्रीटर्म जन्म होने की वजह से उनमें हेमोलाइसिस का क्राइटेरिया थोड़ा तेज़ी से चलता है, और उनके लीवर भी इमेच्योर होते हैं, उनके इंटेस्टाइन भी इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से ना ही एक मेटाबॉलिज्म होता है और ना ही उनका एलिमिनेशन होता है। तो वो ओवरलोड होने लगता है ब्लड में, और जब ब्लड में ओवरलोड होगा तो फिर वो ब्लड से जब भी उसका कैपेसिटी पूरा हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ये 2 से 3 दिन ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में अपीयर्स हो जाता है। इसके कुछ अदर्स कॉजेज है। जब भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा या इंटरनल ब्लीडिंग होगा उस केस में हेमोलाइसिस होगा। इन्फेक्शन ऑफ बेबी ब्लड जिसको सेप्सिस बोलते हैं उस केस में भी हेमोलाइसिस होते हैं। वायरल और बैक्टीरियल कंडीशन में भी आपका ब्लड का डिस्ट्रक्शंस होता है। बच्चे का और मदर का जब भी RH इनकम्पेटिबिलिटी होगा उस केस में भी हेमोलाइसिस होगा। लीवर का जब माल फंक्शन होगा तो उसके पास एंजाइम अवेलेबल नहीं होंगे, एनफ नहीं होंगे, वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा, उस केस में भी होने के चांसेस होते हैं। अगर बिलियरी ट्रेसिया हो जाए, अगर बाइल डक्ट का कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से बाइल से वो पास नहीं करेगा इंटेस्टाइन में, और बिलिरुबिन ब्लड में डिपॉजिट होते चला जाएगा। कुछ एंजाइम के डेफिशिएंसी से जिससे बाइल बनता है उसकी वजह से भी आपको आपके बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। अगर आरबीसी का शेप ही अबनॉर्मल होगा तो जब भी वो स्प्लीन से जाएगा तो वो टूट जाएगा, हेमोलाइसिस हो जाएगा, और उस कंडीशन में भी आपका बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इसके सर्टेन रिस्क फैक्टर होते हैं। दोस्तों देखिए, प्रीमेच्योर जब भी बच्चा 35 वीक के पहले जन्म लेगा तो उसको इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके कोई भी मैच्योरेशन नहीं हुए रहते हैं। अगर बर्थ के समय बच्चे का ब्रूजिंग हो जाए, मतलब इंटरनल लीकेज हो जाए, ब्लीडिंग का, ब्लड का लीक हो जाए, तो उस केस में भी हेमोलाइसिस होगा। ब्लड का टाइप अगर प्रॉब्लम हो, इनकम्पेटिबिलिटी हो, उस केस में होने के चांसेस होते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, उसकी शरीर का डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है मदर के फीड से, तो फिर उस केस में भी उसको हेमोलाइसिस होगा और बिलिरुबिन बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे भी आपके इस कंडीशन को देखा गया है, ज़्यादातर जॉन्डिस को देखा गया है, जिसे नॉर्थ ईस्ट एशियन पीपल में इसको देखा जाता है। इसके सिम्टम्स को देखिए दोस्तों, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसका येलोइश ऑफ स्क्लेरा स्किन एंड यूरिन है, जो कि 2 to 4 डेट ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है। जब भी बच्चे का जन्म हो जाएगा उसका 2 से 4 दिन के अंदर उनका येलोइश आ जाएगा स्किन पे। इसको चेक करने के लिए बच्चे का फोरहेड पे या उनके नोज पे आप जेंटली प्रेस करेंगे, और जहाँ आप प्रेस करेंगे बिलो द प्रेसिंग पॉइंट आप देखेंगे कि अगर वहाँ पे येलोनेस आ रहा है तो बच्चे को जॉन्डिस है। अगर थोड़ा सा स्लाइट लाइटर देन नॉर्मल कलर होगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप एग्जामिन करें तो देखें कि डे टाइम का समय हो, अच्छे लाइट्स का वहाँ पे अवेबिलिटी हो। कुछ सीवियर सिम्टम्स में देखिए दोस्तों, और भी बच्चे का जो स्किन, स्क्लेरा और एब्डोमेन, आर्म, लेग है वो और भी ज़्यादा येलो हो जाएगा। बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा, उसको जगाने में आपको प्रॉब्लम होगा। बच्चा का जो रोने का तरीका है वो बदल जाएगा, वो हाई पिच क्राई उसको बोलते हैं। बच्चा फीड भी प्रॉपर नहीं लेगा, जैसे ही दूध पीने जाएगा देखेंगे आप उसको जल्दी वो थक जाएगा, थकने की वजह से वो दूध भी नहीं पिएगा, क्योंकि दूध पीने में भी बच्चे को एनर्जी लगती है। दोस्तों अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है जिसमें आप देखते हैं कि 18 से 12 घंटे के अंदर जब भी बच्चा आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करके बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में आप देखें, ताकि आप प्री डिटेक्ट कर पाए कि हाँ बच्चे को जॉन्डिस तो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं उनका ज़्यादा तो हेमोलाइसिस नहीं हो रहा है। और कुछ ये जो होता है वो पीक होता है 3 से 7 दिन के एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही।
और अब भी अगर किसी पेशेंट को आप 72 आवर्स के पहले डिस्चार्ज कर दें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगले 2 दिन के अंदर फॉलोअप आप उनसे ज़रूर करें कि बच्चे का कहीं हेमोलाइसिस तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़े। इसके कॉम्प्लिकेशन में देखिए दोस्तों, जो बिलिरुबिन होता है वो ब्लड सेल के लिए ब्रेन सेल के लिए टॉक्सिक होता है, और जो वो ब्रेन सेल में एंट्री कर जाता है उसको एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। इस केस में लिस्टलेसनेस हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन वेकिंग होता है, हाई पिचेस क्राई होता है, पुअर फीडिंग और बैकवर्ड आर्चिंग ऑफ नेक एंड बॉडी हो जाता है। बच्चे का गर्दन और बॉडी पीछे की तरफ आर्च करने लगते हैं, और सीवियर जब भी केस होगा तो उस केस में बच्चे को फीवर भी होने लगता है। दोस्तों ये सारे कॉम्प्लिकेशन बच्चे को आते हैं इस केस में अगर आप उसको पहले डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इसके वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और जब भी ये कॉम्प्लिकेशन आएगा, अगर वो ये सिम्टम्स आपको दिखने लगे, मतलब उसका परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन हो गया है, जिसको हम लोग आगे अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसको कार्निक्टेरस बोलते हैं। कार्निक्टेरस को अगले स्लाइड में बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से कार्निक्टेरस होता है। कार्निक्टेरस दोस्तों ये सिंड्रोम होता है जो कि एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी के केस में आता है। इट लीड्स टू परमानेंट डैमेज टू ब्रेन सेल्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे का इनवॉलंटरी अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगता है, जैसे सीजर्स टाइप आप मूवमेंट देख सकते हैं बच्चे के अंदर, बट सीजर नहीं होता है, मुंह से फेन वगैरह नहीं आएगा, बट उसके मूवमेंट्स होते हैं जो कि वो नहीं चाहता है कि ये मूवमेंट्स हो। उसका जो परमानेंट अपवर्ड गेज हो जाएगा, हियरिंग लॉस होता है और इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एनामल टूथ होता है। ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, एनामल टूथ जो होता है